हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा टेंजेंट नॉर्मल का अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। पुराने 2 लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लगभग सारे टॉपिक सब कुछ खत्म हो गया। अभी फिनिशिंग के लिए कुछ अच्छा क्वेश्चंस और कर लेते हैं, और ये खत्म नहीं होता है कभी, और करते करते पता नहीं एक ही चैप्टर में सिलेबस निकल जाएगा, इतने सवाल के स्टॉक है। बट फिर भी कुछ ना कुछ तो करा के जरूर देना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए और उनको प्रॉपरली कर देते हैं। आपकी शीट के सवाल है, नहीं तो बाद में आप ऐसे मेरे लिए डाउट भेजोगे तो वही वापस मेरे को करके देना होगा। एक ही बात है, लेक्चर में कराता हूँ, बेहतर तरीके से बताऊंगा। प्रॉपरली देख लीजिए कि सवाल को किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस लेके आया जो रेड पेन से अपन ने स्टार्ट कर दिए, वो क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में भी आ सकते हैं, देखो ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज मिक्स किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। और अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, प्रॉपर्ली उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मेरे को फॉलो करो, कैसे करेंगे वो थॉट प्रोसेस दिमाग में क्लियर करो और उसको सीखते जाओ, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो, एक डिफाइंड फंक्शन दे रखा है आपको, है ना, एक डिफाइंड फंक्शन दे रखा है और आपको बोल रहा है कि नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहा है 0 पे। अभी 0 पे y का वैल्यू क्या है, 1 है, ये पता है, मतलब पॉइंट मिल गया 0,1। बट स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे 0 पे तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है ना मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होगा कि आपको जो y दिया गया है log of 1 plus x डिवाइडेड बाई x, जहां पे x नॉट इक्वल्स टू 0 और 1 दिया गया है जहां पे x इक्वल टू 0। तो स्लोप डिवाइड बाई dx एट x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है इसकी? यहाँ पे तो फंक्शन से डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर सकता ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके अगर x का वैल्यू 0 डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में x बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई dx एट x इक्वल टू 0 का मतलब ही क्या है, f डैश 0, ठीक है। और f डैश 0 को हम क्या निकालेंगे, लिमिट से निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया, जो कि क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वही डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वही चीज इक्वल हो जाएगा LHT पे। तो ये f ऑफ h क्या आ जाएगा, बोलो, log ऑफ 1 प्लस h डिवाइडेड बाई h माइनस f0 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाई h। क्लियर। तो यहां से आ गया log ऑफ 1 प्लस h माइनस h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अभी अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये 0/0 फॉर्मेट है, लॉग-पेडल लगा सकते हैं, लगा दो लॉग-पेडल। और अगर बोर्ड एग्जाम में दिख जाता है बाय डिफॉल्ट, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो प्रॉपर्ली इसको log ऑफ 1 प्लस fx बाई fx वाले फॉर्मेट से सॉल्व करना है, या फिर एक्सपांशन यूज कर दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/1 प्लस h आ गया, माइनस h का डेरिवेटिव 1 हो गया और यहाँ पे ट्वाइस h आ गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं 0 डालता हूँ तो ये वापस वही फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, तो 1 माइनस h, ये माइनस h आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2h इंटू 1 प्लस h। तो h गेट्स कैंसिल आउट। तो अभी अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इंडिटरमिनेसी गायब हो गया, तो ये कितना आ गया, -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज 2। तो स्लोप आपको कितना मिल गया, एट x इक्वल टू 0 माइनस हाफ मिल गया। तो ये किसका स्लोप मिला, डिवाइड बाई dx किसका स्लोप होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो डेफिनेटली स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,1 वही तो होगा ना पॉइंट, क्योंकि x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू क्या है, 1 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 2 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू m इंटू x माइनस 0, दैट इज y का वैल्यू जो होगा वो ट्वाइस x प्लस 1। क्लियर, समझ आ रहा है। चलो, अभी देखो किसी किसी जगह पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस के आखिरी में पढ़ाया जाता है, जस्ट एरिया से पहले, इंटीग्रेशन के बाद पढ़ाया जाता है। तो मतलब उसका रीजन यह है कि ताकि हम इस प्रकार के क्वेश्चन इन्वॉल्व कर पाएंगे। बट मैं उसको साथों साथ ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस को एक साथ खत्म करने का जो फ्लेवर है वो अलग है, ठीक है। तो बेहतर है इंटीग्रल कैलकुलस अपन बाद में डील करें। सवाल क्या बनते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस प्रकार के सवाल अगर आ जाता है, एकदम सिंपल है, मैं कराऊं तो भी आप कर लोगे, ना कराऊं तो भी कर लोगे, क्योंकि दोनों जो टॉपिक यूज हो रहा है वो टॉपिक आराम से आपको कराया जाता है, और दोनों को यूज करके बस मर्ज करके एक बेसिक फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन बताया जाता है। बता देता हूं आपको, यहाँ पे तो मैंने इंक्लूड नहीं किया आपका शीट में, बट फिर भी आप जब भी देखोगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप समझ जाना, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करता है ना, किसी किसी जगह पे y जो फंक्शन दे रखा है वो सीधा सीधा फंक्शन नहीं देता है, वो आपको फंक्शन दे देगा यहाँ पे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, मान लो x log x dx, इस टाइप ऑफ फंक्शन दे देगा और बोलेगा इस फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप बताओ एट 1,2, ठीक है। तो पॉइंट दिया हुआ है, अभी टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, डिवाइड बाई dx एट दैट पॉइंट चाहिए। अभी इस चीज को जब आप डिवाइड बाई dx निकालोगे तो कुछ नहीं,
बस डी डी एक्स ऑफ एक्स से एक्स स्क्वायर एक्स लॉग एक्स डी एक्स निकाल देना है, इस चीज का वैल्यू निकाल देना है और x का वैल्यू जो भी दिया हुआ है अकॉर्डिंगली पुट कर देना है, ठीक है, जो भी दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? आ जाएगा स्लोप, पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन निकाल देंगे। तो यही चीज निकालने के लिए इसी चीज का वैल्यू वेरिएबल लिमिट का इंटीग्रेशन को जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं, ये लेबनीज ने हमारे को ये आइडिया दिया था, बेसिकली न्यूटन लेबनीज थ्योरम बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कराया जाएगा। उसके बाद जाकर के आराम से जो है ये चीज को आप डील कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आराम से आप ये सब चीजों को डील कर सकते हो, ठीक है। तो इसको और कराने का कोई लॉजिक नहीं बनता है ना, कि मैं पहले इंटीग्रेशन कराऊं फिर इस क्वेश्चन के लिए पहले इंटीग्रेशन कराऊं फिर एओडी में आकर के इधर ये सब बताऊं, ठीक है। तो आप आराम से समझ सकते हो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, तो ये सब क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में इंक्लूड होगा तो आप प्रॉपर्ली इसे बना सकते हो, ये सब मेरा बताने का जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ टेंजेंट इक्वेशन निकालने के लिए बता रहा हूँ। अभी अगर मैं समझता कि अगर एकदम हैवी कोई क्वेश्चन बन रहा है दोनों को मर्ज करके तो ठीक है, वो बनाया जा सकता है और है भी, एग्जिस्ट भी करता है ऐसे क्वेश्चन, बट फिर भी अभी के लिए जो अपन बता रहे हैं ये आप याद रख लेना और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन खुद से बना करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, संतुष्ट हो जाओगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इक्वल टू -2। अभी मतलब कुछ नहीं, कर्व को वो जो पुराने हमने एलसीडी में जो भी कर्व्स वगैरह कर रखे थे वही पुराना एक एक चीज को बस आ रहे हैं, वो एक एक चीज आ रहा है और टेंजेंट नॉर्मल के साथ जोड़ जोड़ के नया क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रहा है, बस वही चीज है, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो जरा ध्यान से, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है, कहां पे निकालना है, x इक्वल टू -2 पे टेंजेंट टू द कर्व निकालना है, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 पे अगर टेंजेंट निकालना है तो पहले तो इस फंक्शन को जज करो कि ये -2 के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सबसे पहले ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x का मॉड्यूलस जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, क्योंकि मॉड x का वैल्यू -x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये x स्क्वायर माइनस x कहां पे पॉजिटिव होगा, क्लियरली दिख रहा है 1 से बड़ा और 0 से छोटे वाले इंटरवल में, तो 0 से छोटा वाला इंटरवल तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस x होगा किस इंटरवल में, x ग्रेटर देन 1 के लिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। जबकि और करने का जरूरत नहीं है, ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, इसमें बातचीत करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्लियरली दिख गया कि 0 तो -2 तो इस इंटरवल में होगा, तो इधर बातचीत करना ही सफिशिएंट है। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो x into x plus 1 दैट इज 0 से -1 पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 0 से -1, चलो लेस देन 0 ग्रेटर देन -1 पे मैं इसको नेगेटिव बोल दूंगा, दैट इज -x स्क्वायर माइनस x बोल दूंगा, है ना, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होगा, -1 के इस तरफ और 0 के उस तरफ, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस x कब होगा, इसका आंसर मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से भी छोटा होगा, सही है, क्लियर है। तो बस वही चीज सोचना है और कुछ नहीं, ये प्रॉपर फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि -2 के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड मतलब जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में आप देखो फंक्शन जो है वो यही रहेगा, ठीक है। तो स्लोप जो है वो इसको ही डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो, दैट इज डायरेक्टली क्या आ जाएगा, twice x plus 1 at x equal to -2 जो कि आ जाएगा -3। तो स्लोप मिल गया -3, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, अच्छा पॉइंट तो नहीं पता ना, तो पॉइंट कैसे निकालोगे, x का वैल्यू -2 है तो y -2 यहां से निकाल दो, पुट कर दो, ये 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -2, 2 पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, y -2 इक्वल टू -3 into x minus -2 दैट इज +2। तो यहां से आ जाएगा 3x plus y और इधर हो जाएगा -6 प्लस इधर आ जाएगा तो +4 इक्वल टू 0। तो y प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आंसर एक बार मैच कर लेता हूं तो पता चल जाएगा करेक्ट है या रॉन्ग है। हाँ रॉन्ग हो गया ना, आंसर दिया हुआ है 3y इक्वल टू x प्लस 8। अरे बाप रे, 3y इक्वल टू x प्लस 8 क्या चक्कर है, 3y क्यों दिया है यार, नॉर्मल निकालने बोला है क्या, क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन में नॉर्मल है, मैंने टेंजेंट लिख दिया गलती से, और तो समझ जाओगे आप, नॉर्मल निकाल देना। नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप अगर -3 है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा y -2 इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस +2, ठीक है। तो ये 3y -6 इक्वल टू x + 2, तो 3y इक्वल टू x + 8 आ गया, ये नॉर्मल हो गया और ये टेंजेंट हो गया, क्लियर है, समझ आ रहा है ना, आराम से कर लेना। मैं डिटेल में तो सॉल्यूशन लिखूंगा नहीं क्योंकि ये सब कंसेप्चुअल सवाल है, बोर्ड्स में नहीं आएगा।
चलो अगर आ जाता है तो भी कर पाओगे, क्या दिक्कत है। अभी अभी मैं ये चारों क्वेश्चन में लिखूंगा ना डिटेल सॉल्यूशन, आप चिंता क्यों करते। समझ आ रहा है मेरी बात। आगे बढ़ते चलिए और सॉल्व करते क्वेश्चंस को और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं, नए नए चीज आपको सिखाते हैं और आपको तैयार करते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है चलो, तो अगला क्वेश्चन है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू साइन एक्स। अच्छा, देन प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं के सारे इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है ना, दैट इज लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है बेसिकली। ठीक है ना, लोकस लाई कर रहा है मतलब ये आप समझ रहे हो कि लोकस का बात चल रहा है। चलो साइन एक्स को बनाओ, फिगर बना करके पहले समझा देता हूं आपको। साइन एक्स का फिगर जानता हूं इसलिए बना रहा हूं, अनाप शनाप कोई कर्व होता तो नहीं बनाता। ऐसा है, ठीक है, ओरिजिन से बना रहे हो ना टेंजेंट, क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू y इक्वल टू sin x। ठीक है, तो एक टेंजेंट तो मैं ऐसे बना सकता हूं ओरिजिन से, ये देख, ये देख, दिख रहा है, एक टेंजेंट मैं ऐसे बना सकता हूं, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक टेंजेंट में इधर तो बना ही नहीं सकता, जीरो पे तो यही हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है ना, y इक्वल टू x, ये जो लाइन है यही हो जाएगा ना जीरो पे टेंजेंट। जीरो से ही बना रहे हो तो जीरो पे थोड़ी ना बनाओगे। दूसरा टेंजेंट हो जाएगा इस तरीके से, फिर इधर आएगा इस तरीके से कहीं पे। समझ में आ रहा है ना, कर्व को कंप्लीट करते तो दिखेगा और सुंदर लगेगा नहीं। ये लो, तो ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये तो ओरिजिन से मैंने 4 टेंजेंट देखो बनाया और कर्व आगे चलता जाएगा और भी टेंजेंट्स आएगा। तो बेसिकली आपको पूछना क्या है यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितना भी है, दैट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज जितना भी है, वो सब के सब इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो बेसिकली हमें ये पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। बेसिकली हमें ये बताना है कि ये सारे कर्व जो है वो किधर लाई कर रहा है। मैं ऐसे ही रैंडमली बनाया, मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होता है, x² y² इक्वल टू x² माइनस y², इसका कर्व क्या होता है मुझे नहीं पता। बट ये ब्लू वाला कर्व जो है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको निकालना है। ठीक है, दैट इज आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस निकालना है। ठीक है, उस तरीके से भी तो मैं दे सकता हूं ना कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डिजाइन कर सकता हूं या फिर प्रूफ करने भी दिया जा सकता है जैसे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो कैसे भी पूछे जा सकते हैं आपको सवाल। ठीक है ना, तो सवाल का मतलब तो आपको समझ आ गया ना। अभी चलिए सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व करने के लिए किसी भी एक पॉइंट को लेना ही मेरे क्या ये इंस्टीट्यूट में मेरा पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ भी दिक्कत दे रहा है, क्या चक्कर है, इससे बच के रहना पड़ेगा भाई। चलो तो ये क्या होगा, एक पोर्शन ले लेते कर्व। चलो यहां पे एक पोर्शन है और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं PH, K। ठीक है, ये आपका 0,0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट द टेंजेंट फ्रॉम 0,0 to y equal to sin x touches the curve at point P H, K। H, K पे टच कर रहा है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो H, K पे टच कर रहा है मान लेते हैं। भाई बोलोगे सर, आप बोलोगे यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे टच कर रहा है। अरे समझा रहे भाई, इसीलिए तो H, K माना ना आर्बिट्ररी। ये आर्बिट्ररी चेंज होता जाएगा, हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, वही H, K तो लोकस निकालने वाला हो। समझ में आ रहा है ना, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट को अपना आप रिप्रेजेंट कर रहा है। बट सॉल्व करने के लिए हम सारे पॉइंट्स को एक साथ लेके थोड़ी ना सॉल्व कर सकते, एक ही पॉइंट मान करके सॉल्व करेंगे। तो पिक्चर देखो पूरा क्लियर है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करो कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकालो और वही स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, O और P को ज्वाइन करने वाला लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा लॉजिक है। तो डिफरेंशिएटिंग द कर्व
द कर्व विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, द कर्व विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, डिवाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी एच कॉमा के इज इक्वल टू डिवाई बाई डी एक्स एट एच कॉमा के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एच हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर डिवाई बाई डी एक्स एट एच कॉमा के इक्वल टू कॉस एच is equal to slope of line joining O and P, that is cos of h must be equal to k by h। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 k by h हो जाएगा। तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन आ गया k इज इक्वल टू h cos h। ठीक है, समझ गया मैं। अभी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, हमें इक्वेशन प्रूव करना है ये वाला, ठीक है ना, k इक्वल्स टू h cos h आ गया है ना। ठीक है, अभी हमें इक्वेशन प्रूव करना है ये वाला इक्वेशन, कौन सा वाला, ये वाला x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं ना, हमें यहाँ पे कोई cos और sin नहीं दिख रहा है, तो इस cos h को एलिमिनेट करना होगा, तो एक और इक्वेशन का जरूरत होगा जो कि हमें ऊपर से मिल जाएगा। एज पी एच कॉमा के तो कर्व के ऊपर का ही, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो कर्व के ऊपर का ही तो कोई पॉइंट होगा ना डेफिनेटली। एज पी एच कॉमा के इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, देयरफॉर के बराबर साइन एच हो जाएगा, रोमन 2। ठीक है, तो साइन एच का वैल्यू के मिल गया ना, तो अभी फ्रॉम 1 आप क्या लिख सकते हो, के इज इक्वल टू एच इंटू कॉस एच, और इस cos h को एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर h लिख देता हूं, और साइन स्क्वायर h का वैल्यू मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर फ्रॉम 2। अभी आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से स्क्वायर कर देते तो ये के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एच स्क्वायर के माइनस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। ठीक है, देयरफॉर the locus of the point of contact from 0,0 to the curve, point of contact of tangents from 0,0 to the curve y बराबर sin x is x square minus y square equal to x square into y square, that is, और अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, भर दो कॉपी लिख के, दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू y इक्वल टू sin x, नहीं, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू y इक्वल टू sin x लाइज ऑन द कर्व x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्लियर है, समझ गया ना। तो बस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना पहला चैलेंज था, और बाकी जो सॉल्व करने वाला पार्ट है वो तो रिपीटेड कंसेप्ट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, अगर किसी भी दूसरे पॉइंट से कर्व के दूसरे पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो क्या करते हैं, उस पॉइंट को एज्यूम करके यहाँ पे स्लोप लिखते हैं, और वही स्लोप लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट के इक्वल हो जाता है, और जो सेकंड इक्वेशन मिलता है वो कर्व पॉइंट को कर्व पे लाइन करके एक और इक्वेशन मिल जाता है, उन दोनों को सॉल्व करके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली होगा क्योंकि दो ही वेरिएबल इंक्लूडेड है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखो इसको अपन नोट करते हैं ना, क्या नोट करेंगे, फॉर एक्स वाई इक्वल टू सी प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस is bisected at point of contact. For xy equal to c, ये x हो गया, ये y हो गया, और xy बराबर c इस प्रकार का एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, पूरा दुनिया को पता है। प्रूफ करने बोला, प्रूफ दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको b मान देते हैं, इसको a मान देते हैं। ठीक है, चलो
इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन है, AB है ना, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो बाइसेक्ट करने के लिए पहले तो A और B का कोऑर्डिनेट चाहिए। A और B का कोऑर्डिनेट कब पता चलेगा, जब टेंजेंट का इक्वेशन पता चलेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। गिवन कर्व इज xy इक्वल टू c। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखते हैं। लेट द टेंजेंट टू द कर्व, let the tangent to the curve xy equal to c touches it at ph comma k, and the tangent intersects x and y axis at point A and B respectively। क्लियर है। अभी हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग द कर्व, क्योंकि स्लोप निकालना पड़ेगा ना। डिफरेंशिएटिंग द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा, x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। वी हैव नहीं लिखा, लिख देना रे, प्लस y इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स एट पी एच कोमा के, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एच कोमा के, दैट इज माइनस के बाई एच। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट एच कोमा के इज y माइनस के बराबर स्लोप कितना, माइनस के बाई एच इंटू एक्स माइनस एच, दैट इज एच वाई माइनस के एच इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एच के। यहां से आ गया के एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू ट्वाइस एच के। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सही है। नाउ व्हेन y इक्वल टू 0 वी हैव x इक्वल टू ट्वाइस एच एंड के x इक्वल टू 0 जब होगा तो हमें पता चला y का वैल्यू है ट्वाइस के। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर ट्वाइस h, 0 एंड 0, ट्वाइस k। ठीक है, तो अभी आप क्लियरली दिखा सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो ph, k है। एज ph, k is the midpoint of a twice h, 0 and b 0, twice k। अभी यहाँ पे अगर सवाल पूछता है कि ये पता कैसे चल गया, तो एग्जामिनर सलाह तुम पहले पढ़ो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आकर के पूछो। यहाँ पे भी दिखाया क्या, अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा दो यहाँ पे, ठीक है ना, संतुष्ट हो जाएगा। दिखाना चाहते हो, उसका भूख बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे दिखा देना, ठीक है। तो P H, K is the midpoint of A and B. Therefore, क्या बोलेंगे, और सवाल क्या है, सवाल से तो पता चलेगा। The portion of the tangent intercepted between the coordinate axis, ब्रैकेट में लिख देना AB, is bisected by the point of contact, ब्रैकेट में लिख देना P। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, प्रूफ हो गया। तो बस वही चीज था, है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में एक ही क्वेश्चन को बार बार चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बोल दिया बाइसेक्ट करना है, प्रूफ करो, ठीक है। अदरवाइज मैं ऐसे भी सवाल को पूछ सकता हूँ, जैसे मान लो कर्व दिया हुआ है, मैंने आपको वो दे दिया, मान लो और मैंने आपको पूछ दिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसका लोकस निकाल लो, ठीक है। तो वो भी आप निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस, ठीक है ना। या फिर नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस नहीं पूछा मैंने, मान लो कर्व दे दिया, ठीक है ना। और अभी मैंने बोला कि टेंजेंट इस कर्व के ऊपर, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट में कट करता है तो ए और बी पॉइंट का मिड पॉइंट का लोकस निकाल लो।
तो वही चीज, सेम चीज, पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे h, k मान करके, फिर टेंजेंट का इक्वेशन के थ्रू आप a और b पॉइंट निकालोगे, फिर जैसे ही a और b पॉइंट आया फिर उन दोनों का मिड पॉइंट को आप क्या मान लोगे, मिड पॉइंट निकालोगे उन दोनों का, और फिर उसको किसी आर्बिट्ररी वेरिएबल और y कोऑर्डिनेट को किसी आर्बिट्ररी वेरिएबल से इक्वेट करके सॉल्व करके वहां से जो भी चीज प्रूफ करने बोले कर दोगे। समझ में आ रहा है ना? ये सारे क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा ट्रिकी किया जा सकता है, जो कि आप अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप बना सकते हो। और अभी मैंने बोल दिया है, ठीक है ना, अभी मैंने बोल दिया है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है 64, टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओ बीच में एक सवाल में छोड़ दिया ना यार, 61 छोड़ दिया। ठीक है 61 कर देता हूं। तो बोल रहे इतना जल्दी हम नीचे कैसे पहुंच गए हैं। चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखो। बोल रहा है आपको कि टेंजेंट एट फनी पॉइंट एक्स क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर आपका कर्व है, इसके ऊपर टेंजेंट एट 4m स्क्वायर 8m क्यूब है ना, जो है वही इसी कर्व के ऊपर नॉर्मल भी है। यही कर्व है क्या, ये गलती से लिखा, हाँ इसी कर्व के ऊपर नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही कर्व कैसे हो सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो एक क्यूबॉइडल पैराबोला है, इसका जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट में नॉर्मल, ये क्या है, ये तो सिमेट्री है ही नहीं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बाद तो सिमेट्री है ही नहीं इसमें। ये क्या सवाल है, समझा नहीं, यहाँ पे कुछ चेंजेस होना चाहिए यार, शायद एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होगा, उसको लेकर के मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0 होगा शायद, यहाँ पे शीट में भी वही लिखा हुआ है, शायद कुछ मिस्टेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होना चाहिए था। एक बार देख लेता हूँ, आंसर दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब लेकर के अगर आंसर मैच हो जाता है तब तो ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालो, ट्वाइस वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर, तो डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वाई, और इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4m स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू 8m क्यूब, तो ये आ जाएगा 48m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16m क्यूब, तो ये आ जाएगा थ्राइस m। चलो, और यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ थ्राइस वाई स्क्वायर y1 इक्वल टू ट्वाइस x, तो y1 आ गया ट्वाइस x बाई थ्राइस वाई स्क्वायर, तो m2 जो होगा पॉइंट पुट करो, इसी पॉइंट में बोला है ना, हाँ इसी पॉइंट में बोला है, हाँ इसी पॉइंट में बोला है, तो पॉइंट पुट कर लो, तो ये 2 इंटू 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8m क्यूब का होल स्क्वायर, अरे बाप रे, तो ये 8m स्क्वायर हो जाएगा, ये 64 इंटू 3 कितना होता है, 192 है ना, 192 m टू द पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा कि ये भी शायद कैंसिल होगा, ठीक है 24 m टू द पावर 4 हो जाएगा। अभी बोला है कि नॉर्मल, इस पॉइंट पे जो कर्व का टेंजेंट है वही इस कर्व के ऊपर नॉर्मल है, मतलब यहाँ से नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, m ऑफ नॉर्मल टू द कर्व माइनस 24 m टू द पावर 4। ठीक है, तो क्लियरली समझ आ रहा है ना, क्लियरली समझ आ रहा है या नहीं, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वही नॉर्मल बोल रहा है। अच्छा एक बार वही कर्व लेकर के कर लेते तो यार देखो, उसी कर्व के ऊपर नॉर्मल का स्लोप हो सकता है, तो वाई स्क्वायर है तो सिमेट्री तो एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल वाई स्क्वायर है सिमेट्री तो एग्जिस्ट करेगा ना, हो सकता है इसी का नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस वाई डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, तो m ऑफ n जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 8m क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू x 4x x स्क्वायर दैट इज 16m टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा माइनस 16 बाई सॉरी ये हो जाएगा 2, तो ये आएगा 2 कैंसिल, तो माइनस 1 बाई थ्राइस m ऐसे हो जाएगा ना, माइनस 1 बाई थ्राइस m, तो माइनस 1 अपॉन थ्राइस m,
इस तरीके से आ रहा है ना, तो ये अगर सवाल में इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं, इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दैट कर्व एक्स स्क्वायर 16m⁴ 8m³, सही तो है। अगर मैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दिस कर्व इज ए नॉर्मल टू द कर्व x³ - y² = 0, टू द कर्व x³ - y² = 0, मतलब इस कर्व के ऊपर मान लेता हूं जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे वही इस कर्व के ऊपर नॉर्मल भी है, मतलब ये कर्व तो ऐसे होना पड़ेगा ना, ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट में इस कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकाला, इसी पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर नॉर्मल का स्लोप निकाला। ठीक है, और दोनों ही स्लोप एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों को अगर मैं सेम कर भी देता हूं, दोनों तो सेम कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो माइनस आ गया, गलती क्या क्या देखो, नहीं गलती तो नहीं हुआ कुछ भी। तो यहाँ पे अगर मैं सेम कर भी देता हूँ तो m तो इमेजिनरी आ जाएगा यार, 9m² का वैल्यू -1 आ रहा है, पॉसिबल नहीं होगा। आंसर क्या दिया है, ±√2/9, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। पता नहीं यार, इसके ऊपर शायद देख लेना, इसको छोड़ दो, पता नहीं सवाल अटपटा सा लग रहा है, या फिर आप मेरे को एक बार याद दिलाना, मैं बता दूंगा आपको। 61 याद रखना, ठीक है। इमेजिनरी क्यों आ रहा है, ऐसा सिचुएशन तो हो सकता है क्योंकि y² है, सिमेट्रिक है, बट इमेजिनरी आने का तो कोई लॉजिक नहीं है। ±√2/9 तो आ जाना चाहिए था। खैर याद दिलाना, अभी तो याद नहीं आ रहा है, छोड़ो, ये याद दिलाना आप मेरे को जूम में, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टेंजेंट्स टू द कर्व y² = 4a × x + a sin x/a, ठीक है, are parallel to x axis. Tangents to the curve this are parallel to x axis, मतलब स्लोप 0 है। Then their point of contact lie on a parabola, तो point of contact को मैं मान लेता हूँ h, k, और उसी के ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ। तो 2y y1 = 4a, 1 + a × 1/a तो 1 हो जाएगा, दैट इज जस्ट cos x/a आएगा। तो y1 का वैल्यू हो जाएगा twice a × 1 + cos of x की जगह पे h/a डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका y, दैट इज k। और अभी इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो स्लोप 0 होगा। ठीक है, और एक और इक्वेशन बनेगा यहाँ से, तो एक इक्वेशन बन गया कि cos h/a का वैल्यू -1। अभी एक और इक्वेशन बनेगा कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। ठीक है ना, ये इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। अच्छा, तो ये अगर इस कर्व के ऊपर लाई करता है तो k² का वैल्यू हो जाएगा 4a × h + a sin h/a। अभी sin h/a का वैल्यू का जरूरत है, अगर cos h/a -1 है तो sin h/a हो जाएगा √1 - cos², दैट इज 1, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 4ah k²। तो जो लोकस इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा आपका y² = 4ax, जो कि एक पैराबोला है। समझ आ रहा है, तो अच्छे से लिख करके प्रॉपर्ली ये प्रूफ कर दीजिएगा। क्लियर है, समझ गया ना भाई। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते चलो। आगे क्या है, एक एलिप्स दिया हुआ है, एक एस्ट्रॉइड दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है और आपको a + b निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करता है तो किसी पॉइंट में करेगा ना, वो पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो दोनों को मैं सॉल्व तो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे a और b अननोन है। ठीक है, तो ये पॉइंट को मैं एज्यूम ही करूंगा। अगर मैं h के एज्यूम कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा h² / a² + k² / b² का वैल्यू 1, और इधर से आ जाएगा h⁴ + k⁴ का वैल्यू 4। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आया। और टचिंग ईच अदर, अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है,
अभी ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या होगा कि C1 के ऊपर जो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा और C2 के ऊपर जो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो C1 के ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकालो, इसको मान लेते C1, इसको मान लेते C2। तो बेसिकली dy by dx टू द कर्व C1 एट P इक्वल टू क्या करोगे, dy by dx टू द कर्व C2 एट P। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन, यहाँ से एक कंडीशन, यहाँ से एक कंडीशन, तीनों से आप रेशियो लगाओ, कुछ भी कंसेप्ट लगाओ, कुछ भी करके अनाप शनाप चीजें करके a प्लस बी का वैल्यू निकालो, जो कि बहुत डिफिकल्ट सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो उसी जगह से बचने के लिए एक ब्यूटीफुल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो कि t बराबर 0 जो कंसेप्ट बताया था वो फालतू का चीज नहीं था, उसका अहमियत बहुत ज्यादा है, उस चीज को समझने का प्रयास करो। ठीक है, आप जानते हो कि कंसेप्ट क्या है कि dy by dx at C1 at P इक्वल टू dy by dx, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन सेम होगा ना। तो पहला कर्व क्या है, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे एट h, k जो t इक्वल टू 0 होगा वो क्या हो जाएगा, hx बाई ए स्क्वायर प्लस ky बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप का ही होगा। और नेक्स्ट जो एस्ट्रॉइड दिया गया है उसके ऊपर इसी h, k पे t बराबर 0 क्या होगा, x को हटा दे तो x टू दी पावर माइनस 1/3 होगा, दैट इज h टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस y इंटू यहाँ पे साथ में क्या आएगा, k टू दी पावर माइनस 1/3 इक्वल टू 4। अब इस 4 को लेकर के आ जाता हूं नीचे, तो h टू दी पावर माइनस 1/3/4 और इधर से आ जाएगा y इंटू k टू दी पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। अभी आप मेरे को बोलो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वही तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है, बोल के दे दिया। तो क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर आइडेंटिकल है दो इक्वेशन तो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट इज h बाई ए स्क्वायर तो ऊपर आया, नीचे क्या आएगा यहाँ से h टू दी पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू k बाई बी स्क्वायर तो ऊपर आया, नीचे क्या आएगा k टू दी पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से ये क्या बचेगा, h टू दी पावर माइनस 1/3 ऊपर जाएगा ना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4h टू दी पावर 4/3, 1 प्लस 1/3 4/3 हो जाएगा, और नीचे आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4k टू दी पावर 4/3 और नीचे आएगा b स्क्वायर। ऐसे दोनों इक्वेट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का। चलो, तो आप सिंपली अभी क्या करो, यहाँ से ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, यहाँ से आप एक काम कर सकते हो। क्या काम करोगे तो क्या काम करोगे, आप एक काम कर सकते हो, बोलो क्या, आप ना आप क्या करोगे, h स्क्वायर बी स्क्वायर h स्क्वायर ना, वही फंडा अप्लाई कर सकते थे ना रेशियो का, तो आराम से सिंप्लीफाई हो जाता। नहीं, ए और बी तो दिखने वाला है, या फिर अगर दूसरा कोई तरीका अपना है तो क्या अपना है, आराम से अपना सकते, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैं अगर अल्फा मान लेता हूं तो h टू दी पावर 4/3 का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर अल्फा बाई 4। ठीक है, तो h टू दी पावर 2/3 का वैल्यू हो जाएगा a/2 रूट अल्फा। सिमिलरली k टू दी पावर 2/3 का वैल्यू हो जाएगा b/2 रूट अल्फा। और ये दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, क्योंकि h k अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा ना भाई। तो h टू दी पावर 2/3 प्लस k टू दी पावर 2/3 का वैल्यू 4 होगा, तो डेफिनेटली a/2 रूट अल्फा प्लस b/2 रूट अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देख यहाँ पे अगर रूट अल्फा पता चल जाता है तो a प्लस b का वैल्यू ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को पता करने के लिए हम कहाँ पे गए, इस इक्वेशन में गए। तो इस इक्वेशन में अगर मैं रूट h का वैल्यू या फिर h, अगर मैं यहाँ पे h स्क्वायर निकालूं तो h स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड आप क्यूब कर दो, नहीं तो बोथ साइड अगर क्यूब कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a³ / अल्फा टू दी पावर 3/2 और इधर आ जाएगा b³ / अल्फा टू दी पावर 3/2। तो h स्क्वायर और k स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अल्फा टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 8 और a स्क्वायर से a³ कैंसिल होके a बचेगा, प्लस यहाँ पे आएगा आपका b³ / 8
तो ये b अल्फा टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। समझ आ रहा है क्या मेरे पास? क्लियर है? तो यहां से आप क्या कर सकते हो ना, यहां से आप रूट अल्फा कॉमन ले लो, तो अंदर a प्लस बी बाई 2 को रहने दो, नीचे 4 लेकर के आ जाओ तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? और यहाँ से आप अल्फा टू दी पावर 3/2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी बाई 8 इक्वल टू 1। तो इन दोनों को अगर डिवाइड मार देता हूँ तो अल्फा स्क्वायर 3/2 माइनस हाफ, हाँ अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1। अगर अल्फा 1 आ गया तो यहाँ पे 1 1 डाल दो तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 4 इंटू 2 दैट इज 8 आ गया। समझ आ रहा है ना कितना जल्दी यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया? उम्मीद करूंगा कि यहाँ से भी हो जाएगा, बट यहाँ से हो करके आपके पास यही कंडीशन आएगा। और जिस चीज को आप अगर डायरेक्टली t इक्वल टू 0 लिख देते हो तो डायरेक्टली आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इतना बड़ा कर्व को दोबारा डिफरेंशिएशन करके निकालना पड़ेगा। बट सिंप्लीफिकेशन का बात करें तो लंबा मतलब लगभग इतना ही लंबा हो गया जो इस क्वेश्चन में था। समझ में आ रहा है ना? जो फर्स्ट मेथड से जितना सिंप्लीफिकेशन हो जाता शायद लगभग उतना ही लंबा हो गया आपका सेकंड मेथड में भी। ठीक है, तो क्योंकि आपको दोनों इक्वेशन को यूज करना पड़ा, बट खैर जो भी है अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो भी मैं सिंप्लीफिकेशन टेक्निक आपको सिखाते जा रहा हूँ, एक एक चीज आप स्टोर कीजिएगा अपना दिमाग में और इसको अप्लाई कीजिए जब समय आएगा। तो इसको प्रॉपरली अच्छे से अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, चल फाइंड द एंगल बिटवीन y स्क्वायर बराबर 4x एंड y बराबर e टू द पावर माइनस x बाई 2। सही है, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाई 2 और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो पूरा दुनिया को पता होता है, ऐसे होता है कर्व, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। ठीक है, और e टू द पावर माइनस x बाई 2 तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग होगा ऐसे। ठीक है ना? तो ये जो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको एंगल निकालना है दोनों कर्व के बीच का, दैट इज दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। तो स्लोप निकाल दो, मान लेते हैं ये पॉइंट चलो x1, y1। ठीक है ना? तो ट्वाइस y स्क्वायर इक्वल टू, घबराना नहीं है, चुपचाप करते जाना है जो सिखाया। तो y1 कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ट्वाइस y दैट इज 2 बाई y। तो m1 अगर y की जगह पे y1 डाल देता हूं तो ये ट्वाइस 2 डिवाइडेड बाई y1 आ जाएगा। और दूसरे वाले से अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो क्या आ जाएगा e टू द पावर बॉक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स आ जाएगा माइनस हाफ। अभी इस चीज को तो मैं y ही सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना, तो ये माइनस y बाई 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो m2 जो है वो कितना आएगा माइनस y1 बाई 2, पॉइंट पुट कर दिया। अब आप क्लियरली देखो इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है -1 आ रहा है, मतलब इनके बीच का एंगल जो है वो कितना होगा 90 डिग्री। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ये। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो इस प्रकार के सवाल जब लगेगा आपसे तब जाकर के आपका तैयारी जो है वो और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर्ली नोट करो, सोचो, अच्छे से समझ करके रखो। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते। फाइंड ए, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है तो। अच्छा, कुछ ही नहीं करना है जनाब, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो क्या हो गया, मान लेते हैं एच कोमा के पे कट कर रहा है तो सेकंड वाले से स्लोप निकाल दीजिए। अरे वाई क्यूब इक्वल टू सिर्फ 16 है क्या? 16 इंटू साथ में तो कुछ होना चाहिए ना, 16x है। ठीक है, चलो तो इसको अगर मैं 3y स्क्वायर y1 इक्वल टू 16 लिख देता हूँ तो y1 का वैल्यू आ जाएगा 16 बाई 3y स्क्वायर, दैट इज पहला कर्व का इस पॉइंट पे जो स्लोप आया वो आ गया 16 बाई 3k स्क्वायर। अभी दूसरे कर्व का स्लोप निकाल देते हैं। ठीक है ना? शॉर्टकट में अगर निकालना चाहते हो तो t लिख दो, डिफरेंशिएट वगैरह अगर नहीं करना है तो hx आ जाएगा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस ky बाई 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ky बाई 4 इक्वल टू माइनस hx बाई a स्क्वायर प्लस 1 है। y का वैल्यू लिख दो, कितना आ जाएगा -4h डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। तो m2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट बाद में तो बहुत कुछ आएगा, -4h डिवाइडेड बाई k टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, ये आ गया m2। अभी अगर दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है तो m1 इंटू m2 क्या होगा -1 होगा। टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट मतलब वो -1 होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा 16 बाई 3k स्क्वायर इंटू -4h बाई a स्क्वायर इंटू k इक्वल टू -1।
ठीक है, तो यहां से आ जाएगा दोस्त 64h माइनस माइनस तो कैंसिल, 64h डिवाइडेड बाई 3k क्यूब a स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी k क्यूब और h को कैसे एलिमिनेट करें देखो जरा, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, as h, k is also a point on that curve, therefore k cube must be equal to 16h। तो k क्यूब को मैं 16h लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये 16h इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के ये 4 हो जाएगा, तो k स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4/3, तो k का वैल्यू आ जाएगा कहीं ना कहीं प्लस माइनस 2/√3। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का? चलो आखिरी सवाल देख लेते हैं 72, ठीक है, अगले सेशन में कंप्लीट करने का कोशिश कर देंगे शिट, ठीक है। चलो, आपको बोला गया है कि इन दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना है, बड़ा अजीब सा कर्व है, ठीक है, मॉड्यूलस वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया, तो पहले तो x² - 1 को बना के दिखाओ एक बार, क्या होगा, -1 और +1 ऐसे होगा, अगर मॉड लगा देंगे तो कर्व बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये हो जाएगा -1, ये 1, ये 1, और वो वाला हो जाएगा -√3 और √3, -√3 और √3, दैट इज, समझते हो आप लोग, -√3 और √3 मतलब -1.732 और 73, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा ना, और 0 पे कितना आ जाएगा, 0 पे 3 आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो दोनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक और पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको एंगल निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिया, कर्व प्लॉट कर दिया, पता चल गया पॉइंट। अभी मैं मॉड्यूलस जो ब्रेक करूंगा वो कैसे ब्रेक करूंगा जरा ध्यान से देखो ना, अभी तो दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कर्व के -√3 से √3 वाले इंटरवल में है, और -√3 से √3 वाले इंटरवल में ये कर्व डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज 3 - x² हो जाएगा, और इधर जो भी पॉइंट आ रहा है वो -1 और 1 के बाहर है, अगर -1 और 1 के बाहर बोल रहा हूं तो ये पॉजिटिव होगा, दैट इज x² - 1 हो जाएगा। यही फायदा है कर्व स्केच करने का, समझ में आ रहा है ना? कर्व्स अगर स्केच नहीं करता मैं तो मेरे को पता नहीं चलता कि ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकेशन का है, क्योंकि जिधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उधर ही तो निकालेगा ना पॉइंट, वो आपका एंगल, समझ में आ रहा है? अदरवाइज कहां पे निकालोगे? तो जहां पे एंगल निकालेंगे उसी के अकॉर्डिंग कर्व को अपन डिफाइन कर देना तो बेहतर है ना? फालतू में इतने केसेस बना करके कोई फायदा है क्या कि इधर 2 केस, इधर 2 केस, 4 केस बना के, सीधा सीधा भी अभी सिंपल हो गया, मॉड हट गया तो कोई भी बच्चा कर लेगा। अभी अगर मैं ये कर्व और ये कर्व देकर के बोलता कि फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू कर्व तो कोई भी कर लेता, समझ में आ रहा है ना? बट एज यहाँ पे मॉड लगाया और मॉड से ये x² - 1 बनेगा और ये 3 - x² बनेगा, जहां पे एंगल इंटरसेक्शन आएगा वो चीज समझना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो वो जिस बच्चे ने समझ गया वो तो और कोई जरूरत नहीं होना, सिंपल सा चीज है कि कर्व देख रहा है, कर्व देख करके ये समझ आ रहा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 केसेस बनाना पड़ेगा, पहले केसेस बनाओ, फिर हर एक केस में इक्वेट करके अब सिंप्लीफाई करो, ये सब नाटक ना करके कर्व स्केच करके देख लेता ना कि इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, जिधर इंटरसेक्ट कर रहा है उधर ही तो एंगल निकालेंगे, तो वो चीज सबसे पहले अपन ने निकाल दिया कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस जगह पे एंगल निकालेंगे। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमने देखा कि वो -1 से -√3 और 1 से √3 के बीच में है, ठीक है? तो -√3 से √3 के बीच में ये नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ दैट विल बी माइनस ऑफ दैट, ठीक है? और -1 से 1 के बाहर ये पॉजिटिव होगा, दैट इज इसका आंसर x² - 1 आएगा, ठीक है? तो अभी आप इसका स्लोप बताओ कितना आएगा, 2x, इसका कितना -2x, ठीक है? और सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, किस दोनों को इक्वेट करोगे? क्या इन दोनों को इक्वेट करने का जरूरत है? नहीं, इन दोनों को इक्वेट करने से काम चलेगा, इक्वल टू 3 - x², क्योंकि इस रीजन में, इस जगह पे तो यही दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये और ये थोड़ी ना कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, यही दोनों कर रहा है, तो इसका इक्वेशन तो ये हो गया और इस रेड वाले का इक्वेशन ये हो गया, समझ आ रहा है? रेड वाला मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है? तो इन दोनों को इक्वेट कर देते तो 2x² = 4 आ गया, तो x² का वैल्यू आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा ±√2, मतलब ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा -√2। अभी y कोऑर्डिनेट निकाल के कोई फायदा है क्या? जरूरत ही नहीं है भाई y कोऑर्डिनेट का, स्लोप निकालने के लिए y आया क्या कुछ यहाँ पे? नहीं आया, तो डायरेक्टली m1 कितना होगा क्लियरली पता चल रहा है, इस पॉइंट पे कितना होगा, ये 2√2 हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये -2√2 हो जाएगा, और अगर मैं इस पॉइंट में बात करूं तो ये -2√2 और ये 2√2 हो जाएगा, तो एंगल तो सेम ही रहेगा ना दोनों जगह पे, कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि कर्व y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक भी है और मैथमेटिकली भी पता चल रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो tan थीटा निकाल दो, एक्यूट एंगल
बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो लिखना पड़ेगा थीटा विद एक्यूट एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 कितना हो जाएगा 4√2 आ जाएगा ना ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 दैट इज दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 4 into 2 दैट इज माइनस 8, तो ये आ जाएगा 4√2 अपॉन 7। तो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ 4√2 by 7 हो जाएगा, जो कि एक्यूट एंगल कहलाएगा, और जो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। समझ आया? तो ये अप्रोच, ये माइंडसेट के साथ सवाल को सॉल्व करना है। समझ आ रहा है ना? ऐसे सिर्फ नॉलेज अपना अगर उतारते जाओगे तो नहीं होगा, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज कि किस जगह पे हिट करेंगे तो सवाल हार मान जाएगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस से डेवलप होगा, और मेरे को प्रॉपरली फॉलो करने से, एक एक बात सुनने से डेवलप होगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है उसको डेवलप करने का। अगर होता तो ये हालात नहीं होता आपकी सोसाइटी का। ठीक है ना, कि 2 साल में एक आइडिया निकलता है। ठीक है, चलो तो बता दी यहां तक। अभी देखते हैं 72 के आगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो भी मिलता है वो करा के देखता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैं अगर 75 से 87 तक बोलूँ तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बाकी उसके बाद ये प्रॉपरली जेई बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते चलिए। ठीक है, तो और सीखते हैं बाकी नए नए कुछ चीज, और जो भी सीखने को मिलता है प्रॉपरली देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शो दैट नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल होगा एट एनी पॉइंट इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली कैसे अप्रोच करोगे इस चीज को, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तभी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए तो पहले dy बाई dx निकालना जरूरी है, तो पैरामेट्रिक है, तो पहले वही चीज निकालते हैं। ये आ जाएगा माइनस a cos थीटा प्लस a इंटू थीटा cos थीटा प्लस a sin थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं dy बाई डी थीटा निकालता हूं तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा आपका a cos थीटा माइनस a इंटू थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा, और प्लस a इंटू cos थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? चलो, तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, तो अभी यहाँ से मैं सबसे पहले क्या निकाल देता हूँ, dy अपॉन dx निकालते हैं, जो कि हो जाएगा आपका y से cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, ट्वाइस a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा। समझ आ रहा है क्या? डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर ट्वाइस a थीटा cos थीटा आएगा, a थीटा cos थीटा आएगा। तो यहाँ से आपका a कॉमन जा रहा है, तो कैंसिल आउट होकर के 2 cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा cos थीटा बच रहा है। क्लियर? समझ आ रहा है इतना? उसकी बात चलो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका माइनस करके रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है ना, तो 2 cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी बोला है किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए आपको। किसी भी पॉइंट पे मतलब क्या है, अगर थीटा इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ रहता तो वो थीटा का वैल्यू पुट करके हम x और y निकालते और वो पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट मिल जाता। बट एज यहाँ पे थीटा कुछ भी है तो हम वही x और y लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जब लिखेंगे तो y माइनस y1 के जगह पे वही चीज लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि थीटा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। और x माइनस क्या आएगा, a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। ठीक है, तो बस अभी यहाँ से नॉर्मल का स्लोप, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, नॉर्मल का स्लोप पूरा इक्वेशन निकालो, फिर इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लेकर के जाओ, और देन आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो इस चीज का। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, दैट इज कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो अप्रोच बता दिया, अभी आप कोशिश करो, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 में देखो हम क्या करेंगे। बेसिकली फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू y स्क्वायर इक्वल टू 8x, each of which makes an angle 45 degree with the y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x के ऊपर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है।
जो कि 45 डिग्री एंगल बना रहा है y इक्वल टू 3x प्लस 5 के साथ। तो हम सबसे पहले क्या करते, पॉइंट कंसीडर कर लेते कि जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लेट द पॉइंट बी h, k। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y1 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो y1 का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/y आ जाएगा ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो 4/k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया है ना। अभी यही टेंजेंट इस लाइन के साथ स्लोप ऑफ द लाइन कितना है, 3 है। कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो डेफिनेटली इन दोनों लाइन के बीच का, ये टेंजेंट और ये लाइन के बीच का एंगल अगर 45 डिग्री है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 4/k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा 12/k। क्लियर है। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि 4 माइनस 3k डिवाइडेड बाई 12 प्लस k इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से एक बार आ जाएगा 4 माइनस 3k बाई 12 प्लस k का वैल्यू 1, और एक और बार आ जाएगा 4 माइनस 3k डिवाइडेड बाई 12 प्लस k का वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3k बराबर 12 प्लस k। दैट्स वाई यहाँ से 4k का वैल्यू आ जाएगा -8, जहाँ से k आ जाएगा -2। और अगर मैं यहाँ से 4 माइनस 3k को सॉल्व करूँ तो ये -12 माइनस k हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू 16 हो जाएगा, जहाँ से k का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से k का 2 वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अगर k का वैल्यू 2 वैल्यू मिल जाता है तो h का भी 2 वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि h, k एक पॉइंट हो जाएगा कर्व के ऊपर। तो k स्क्वायर इक्वल टू 8h होगा। तो k का वैल्यू पुट करके h निकाल दो, 2 कोऑर्डिनेट आएगा। दोनों कोऑर्डिनेट के ऊपर आप क्या निकाल दोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे। बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट के साथ साथ टेंजेंट का कांस्टेंट स्लोप भी पता होना चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा m ऑफ टेंजेंट 4/-2 दैट इज -2, और इस केस में हो जाएगा m ऑफ टेंजेंट 4/8 दैट इज हाफ। तो एक लाइन दूसरे का ऑब्वियसली क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो दो टेंजेंट बन रहा है वो एक टेंजेंट दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर, अच्छा समझ गए, क्लियर है। अच्छा, मतलब ये टेंजेंट दोनों के दोनों T1 T2 आपस में 90 डिग्री पे है, और ये लाइन बीच में से जा रहा है ऐसे y इक्वल टू 3x प्लस 5, जो दोनों के साथ ही क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। ऐसा सिचुएशन हो रहा है। ठीक है ना। और कर्व आपका कुछ ऐसा है कहीं पे भी, अरे ये तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दी, कर्व ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे आप। प्रॉपर्ली लिख करके अच्छे से सॉल्यूशन बना करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शो दैट पोर्शन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। तो वही आपको क्या करना है, कंसेप्ट सेम ही है, बस सिंप्लीफिकेशन है कि आप क्या करो कि ए और बी कोऑर्डिनेट निकालना है, जहां पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगा। वही दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, वो दोनों कोऑर्डिनेट अगर पता चल गया तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दोगे, जो कि क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या, एकदम सिंपल है। सिंप्लीफाई y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। मैं समझा के दे देता हूँ पूरा। मान लो ये है आपका कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, उस पॉइंट को मैं h, k कंसीडर कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है। तो dy बाई dx एट h, k तो निकाल ही सकते हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा, और पॉइंट तो पता ही है p, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दोगे। फिर उसी इक्वेशन में y 0 रख करके ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, और फिर x 0 रख करके ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल दोगे। तो a और b दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी आपको a और b के बीच का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि बोला है ना, पोर्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना हिस्सा इंटरसेप्ट हुआ, ए बी जो लेंथ है वही तो इंटरसेप्ट हुआ ना, तो उसी चीज का लेंथ निकालना है, जो कि आपको कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो यही ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो आराम से ये कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगा। और उसको प्रूफ करने के चक्कर में जो भी कंडीशंस वगैरह यूज होगा वो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। एज h, k इज एनी पॉइंट ऑन दैट कर्व, देयरफॉर h टू द पावर 2/3 प्लस k टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, बस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Lx प्लस my इक्वल टू 1। Lx प्लस, इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया, वो जो आपको रेशियो वाला सिंप्लीफिकेशन बताया था। ये लाइन इसको टच कर रहा है तो एक कंडीशन आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा ना, स्लोप निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं किस पॉइंट पे टच कर रहा है, h, k पॉइंट पे टच कर रहा है। तो h, k पॉइंट पे अगर टच करता है, दो कंडीशन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। LH प्लस m इंटू k इक्वल टू 1,
और दूसरा आ जाएगा ए एच टू दी पावर एन प्लस बी के टू दी पावर एन बराबर 1। ठीक है, ये दो चीज आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? तो अभी आपको क्या करना है कि ये लाइन इसको टच कर रहा है तो आपको ये प्रूफ करना है। समझ आ रहा है ना? तो ये लाइन अगर इस कर्व को टच कर रहा है तो एग्जैक्टली हमें क्या लॉजिक लगाएंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो n इंटू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन इंटू बी वाई टू दी पावर एन माइनस वन इंटू बी वाई वन बराबर 0। तो वाई वन का वैल्यू जो यहाँ से निकल करके आ रहा है वो हो रहा है आपका माइनस ऑफ ए टू दी पावर एन बाई बी टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आ रहा है। अभी आपको एट एच के पॉइंट पे निकालना होगा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो निकालो एट एच के कितना आ जाएगा माइनस ए बाई बी होल टू दी पावर एन और इधर आ जाएगा एच बाई के होल टू दी पावर एन माइनस वन। तो ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अभी एज ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वही का इक्वेशन दिया हुआ है, उसी का इक्वेशन आपको दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई बराबर 1। तो इसका जो स्लोप है, जो टेंजेंट का स्लोप आपने डिफरेंशिएट करके निकाले वो डायरेक्टली इसी चीज के इक्वल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका माइनस एल अपॉन एम। तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो आपको चीज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए टू दी पावर एन इंटू एच टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू बी टू दी पावर एन इंटू के टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे एच के इन दोनों कर्व के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो कंडीशन मिला था ना, एल एच प्लस एम के। तो यहाँ पे आपको एच से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर ये एन एन आ जाएगा। ठीक है, और अभी आप डायरेक्टली ये फंडा लगा सकते हो ए एच होल टू दी पावर एन प्लस बी के होल टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एल एच प्लस एम के। अभी ये दोनों वैल्यू आप यहाँ से निकाल देते हो। वही एज इट इज सेम क्वेश्चन है जो रेशियो में आपको कराया था। ठीक है ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जहाँ पे रेशियो यूज करके अपन करते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, है ना? तो वही चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट काम का ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। इसके ऊपर बेस करके आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिर्फ दो रेशियो नहीं होते, अगर एन रेशियो है तो सारे के सारे न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में आएगा और सारे के सारे डिनोमिनेटर अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो आगे देखते प्रॉपर्ली, आगे देखते हैं दोस्त। आगे क्या है, इफ नॉर्मल टू द कर्व मेक्स एंगल फाई विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये नॉर्मल टू द कर्व, अच्छा पहले तो नॉर्मल का स्लोप निकालोगे तभी बातचीत चलेगा। ठीक है ना, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बोला है कि कर्व के ऊपर जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो इनडायरेक्टली नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है क्या, tan फाई। अभी आप इस पॉइंट को एज्यूम कर लो h, k और आप नॉर्मल का स्लोप निकालो बाय डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा नॉर्मल का स्लोप 2/3 x टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 y टू दी पावर माइनस 1/3 इंटू y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो डिवाइड बाई dx आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस वाई बाई एक्स होल टू दी पावर 1/3। सही है? क्लियर है ना? तो h, k पे क्या होगा, एट h, पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा बोल, माइनस के बाई एच होल टू दी पावर 1/3। देयरफॉर नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा बोल, माइनस कर दो और रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज h बाई के होल टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। यही नॉर्मल का स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, tan फाई के इक्वल हो जाएगा, दैट इज h टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई k टू दी पावर 1/3 इक्वल टू tan फाई, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज sin फाई अपॉन cos फाई। और दो कंडीशन, यहाँ पे तो लाइन नहीं है, सिर्फ कर्व है। तो h, के अगर कर्व के ऊपर भी तो कोई पॉइंट है ना, तो डेफिनेटली h टू दी पावर 2/3 प्लस k टू दी पावर 2/3 को मैं a टू दी पावर 2/3 लिख सकता हूँ। अभी यही चीज इस जगह पे जनरेट करना है। कैसे जनरेट करूंगा देखो, sin फाई को नीचे लेकर के आ जाता हूँ, है ना, यहाँ पे k टू दी पावर 1/3 रख देता हूँ और cos फाई को नीचे रख देता हूँ। ठीक है, साइड चेंज किया बस, है ना। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, डायरेक्टली अपने को क्या निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप तो पता ही है और बस पॉइंट चाहिए, h, के पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस चीज को हम मान सकते हैं ना, यहाँ से k मान लेते, सॉरी h, k तो इन्वॉल्व हो गया तो अल्फा मान लेते हैं। तो h टू दी पावर 1/3 का वैल्यू हो गया अल्फा साइन फाई, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। इस इक्वेशन में पुट कर दिया ये दोनों वैल्यूज,
प्लस ये हो गया अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा इक्वल टू a टू द पावर 2/3। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू sin स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो a टू द पावर 2/3 हो जाएगा। दैट इज अल्फा का वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर 1/3। तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया ना, तो h का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा sin फाई होगा ना, दैट इज a टू द पावर 1/3 sin फाई हो जाएगा। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा a क्यूब sin क्यूब फाई। ठीक है ना, और k का वैल्यू हो जाएगा b क्यूब cos क्यूब फाई। ठीक है, क्लियर है। ये h और k मिल गया, दैट इज आपको क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। तो पॉइंट मिल गया, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दो, ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा y माइनस दिस इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये टेंजेंट का स्लोप नहीं है, नॉर्मल का है, स्लोप ऑफ दिस दैट इज tan फाई इनटू x माइनस a क्यूब sin क्यूब फाई। आराम से प्रूफ हो करके आपके पास आंसर जो है वो मौजूद हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो वही चीज आपको समझना था। अरे यहाँ पे b क्यूब मैंने क्या लिख दिया, b क्यूब का तो कोई नामो निशान नहीं होगा, a क्यूब होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरी बात, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम्स में डिफिकल्ट सेक्शन में 6 मार्क का पूछा जा सकता है। मतलब टोटल 7 क्वेश्चन आता है ना 6 मार्क का, उसमें से अगर एक क्वेश्चन इस टाइप का अगर आ गया तो और शायद कोई डिफिकल्ट सेक्शन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर बैलेंस रखना होगा ना। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम में से काउंट हो सकता है। हकीकत में तो है कुछ ही नहीं, सिंपल से सिंप्लीफिकेशन है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गंदे सवाल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो बोर्ड वाला 5 मैंने बता दिया। अभी आगे देखते हैं जहाँ पे आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस मिलेगा और कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखते हैं प्रॉपर्ली और समझने का कोशिश करते हैं। चलो, पहला सवाल देखो, अच्छा सवाल मिलेगा, देखो, है ना। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p सच दैट द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोला है, तो p का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं है दोस्त इस टाइप पर प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप जानते हो कि जब भी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मिला करके एक इक्वेशन में बनाता हूं, तो क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को 2 इक्वेलिटी के 2 अलग साइड में रखते हैं, फिर दोनों का ग्राफ प्लॉट करके जो सोचना होता है सोचते हैं। दिस इज योर वर्टिकल पैराबोला एंड दिस इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, बेस e है तो इसका ग्राफ तो फिक्स है, इसका ग्राफ फिक्स है कि हमेशा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि बेस e है, 1 से बड़ा है। और अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करूं, है ना, तो उसका ग्राफ वर्टिकल होगा, वर्टिकल पैराबोला होगा। अभी p के बारे में मुझे पता नहीं है ना, p क्या हो सकता है, p कुछ भी हो सकता है। ठीक है, p कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं है ना, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट डिपेंड करता है ना क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ को डिसाइड कौन करता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। अभी मान लो यहाँ पे केस बनाना पड़ जाएगा। केस 1 में मैंने मान लिया कि p का वैल्यू जो है वो मेरा मैंने मान लिया ग्रेटर देन, पहले नेगेटिव मान लेते, चलो, क्योंकि नेगेटिव में डायरेक्टली क्लियर हो रहा है आंसर, नेगेटिव मान लेते। अगर p नेगेटिव है तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे होगा, और अगर ऐसे होता है तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म। मतलब p अगर नेगेटिव होता है तो इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, उसका मतलब है एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिल सकता, चाहे कितना भी नीचे आ जाए, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, इतना तो कंफर्म है ही। तो p अगर लेस देन 0 है तो एक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, तो ये पूरा इंटरवल तो ट्रू है, यहाँ पे तो और कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है आपको। अगर p का वैल्यू 0 होता है तो, अगर p 0 होता है तो log x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना 1 आएगा ना, एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ना इस इक्वेशन का। तो p लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये पूरा ट्रू हो गया, दैट इज वन सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी एक ही केस बचा रहता है, दैट इज क्या, केस 2, जो कि p ग्रेटर देन 0 वाला केस है। अभी अगर मैं p ग्रेटर देन 0 वाले केस में सोचूं प्रॉपर्ली, तो log x का ग्राफ तो ऐसा फिक्स है ना। अभी आपको पैराबोला बनाना है, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला भी किस प्रकार से, देखो, ऐसे भी बन सकता है जहां पे नो सॉल्यूशन आ रहा है, अभी ऐसे भी बन सकता है जहां पे 2 सॉल्यूशन आ रहा है, और ऐसे भी बन सकता है जहां पे टच करके जा रहा है। ये 3 केस पॉसिबल होगा, ठीक है ना, देख के पता चल रहा है। बट आपको बोला है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप ना 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट वाला लोगे और ना ही नो सॉल्यूशन वाला केस लोगे। आप डेफिनेटली कौन सा केस उठाओगे, यहाँ में से आप वही केस उठाओगे जहां पे आपका वर्टिकल पैराबोला इस लॉगरिथमिक कर्व को क्या करके जाता है, टच करके जाता है एट एनी पॉइंट h, k। ठीक है,
तो वही चीज हो गया, इसीलिए ये क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो ये फंक्शन का क्वेश्चन हो जाता ना, ठीक है। तो अगर टच करके जा रहा है तो उस केस में पी का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक इंटरवल तो मिल चुका है पूरा पूरा पी लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से कुछ आता है या नहीं पी का वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो h, k पे इस कर्व के ऊपर जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज क्या होगा, ये कौन सा कर्व है, ये है y इक्वल टू px स्क्वायर, और ये कौन सा कर्व है y इक्वल टू log x। तो स्लोप बराबर कर दो ना, तो इसको डिफरेंशिएट करो, ट्वाइस px आएगा, तो px का वैल्यू तो h है, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by x, x क्या है h है, दैट इज 1 by h के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है ना। चलो, और वापस h, के इस कर्व के ऊपर भी लाई करेगा, दैट इज k इक्वल टू ph स्क्वायर होगा, और यहाँ से देखो k इक्वल टू क्या मिलेगा log ऑफ h मिलेगा, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ रहा है और ये एक और इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिकली सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से, सबसे बड़ा चीज है यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, k को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा ph स्क्वायर इक्वल टू log h आ जाएगा, है ना। तो ph स्क्वायर इक्वल टू अगर log h आ रहा है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अभी अगर मैं p का वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ, तो p का वैल्यू अगर यहाँ से निकालता हूँ तो क्या आएगा 1/2 h स्क्वायर आएगा ना। तो 1/2 h स्क्वायर अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये 1/2 h स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, चलो h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो h का वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर हाफ। तो h मिल चुका है, तो यहाँ से आराम से आप p निकाल सकते हो। तो p कितना आ जाएगा 1/2 h स्क्वायर कितना हो जाएगा e हो जाएगा, दैट इज p का वैल्यू आ गया 1/2 e। तो जब ये दोनों कर्व टच करेगा दैट इज p ग्रेटर देन 0 के केस में, जब इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब p का वैल्यू क्या होगा 1/2e। तो फॉर दिस इक्वेशन to hold exactly one solution, the value of p must lie in the interval minus infinity से 0 close union 1/2e। क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझ आ रहा है ना, क्लियर। तो आपका शीट में एक और क्वेश्चन या एक और दो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो उधर आप प्रॉपर्ली दिमाग लगा करके इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, काफी ज्यादा सोचना पड़ता है। अभी देखो इसको अगर मेरे को इसके साथ अगर छेड़खानी करना होता तो आपको और डरा देता मैं इस सवाल में, ठीक है। कैसे डराता जरा ध्यान से देख सकते हो आप। एक्स स्क्वायर को इधर रख दो, log x बेस e नीचे p डाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x बेस e, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे e टू द पावर p बेस e, लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्लियर है। अभी यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे भी बेस e है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगा करके, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी दे सकता था, है ना, कि log ऑफ x डिवाइडेड बाई e टू द पावर p डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको देखने से तो बच्चा और घबरा जाएगा। तो जो भी किसी भी प्रकार का आपको इक्वेशन दिया जाए, अगर आपको दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन उस इक्वेशन में इन्वॉल्व मिलता है, तो आप हमेशा क्या करोगे कि दोनों टाइप ऑफ इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके दोनों टाइप ऑफ फंक्शन को दो अलग अलग पार्ट में भेज दोगे और फिर आप उसको सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली ऑलरेडी बना हुआ था, एक तरफ लॉगरिथमिक और एक तरफ अलजेब्रिक, ठीक है। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में मिक्स करके दे देता है, तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक साइड में पॉलिनोमियल और एक साइड में आप लॉगरिथमिक बना लो, देन आप एनालाइज करो। आप समझ जाना कि जब भी आपको दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एक ही इक्वेशन में इन्वॉल्व कराएंगे वो लोग, तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये इसी प्रकार से किसी ना किसी आर्बिट्ररी वैल्यू निकालना या फिर कोई चेक करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते उस प्रकार के इक्वेशंस को हम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है, आप लिख करके रखो प्रॉपर्ली, है ना, और समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस पे ट्राई करते हैं। चलो हाँ, नंबर 101 हैवी क्वेश्चन है ये भी यार, ठीक है। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो प्रॉपर्ली तो समझ आएगा, तो ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। देखो, y इक्वल टू mx प्लस c इज ए बाई टेंजेंट। एक्सीलेंट क्वेश्चन है ना, एकदम एडवांस, काफी ऊपर लेवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है।
ठीक है ना। शायद ये एकदम डिफिकल्ट सेक्शन में एडवांस के पॉसिबल हो सकता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि काफी सोचना पड़ेगा। y बराबर एम एच प्लस सी एक लाइन दिया हुआ है जो कि इस कर्व के ऊपर, जो कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, इस कर्व के ऊपर एक बाई टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। अभी इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल का नेचर क्या होगा वो तो अगर आप समझने चले गए तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल का नेचर मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली टर्निंग कितना आएगा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? तो ये सब तो मोनोटोनिसिटी का चक्कर हो जाएगा। बट एज इस चैप्टर में आ गया ये क्वेश्चन, मतलब मुद्दे का चीज है कि आपको ये पूछा जा रहा है कि इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल में कर्व ऐसे होगा या फिर कर्व ऐसे होगा। पहले तो ये बताओ, कि कर्व कैसे होगा, ठीक है, टर्निंग कितना आएगा। अभी टर्निंग कितना आएगा वो अगर जज करना है तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव पे आपको सोचना पड़ेगा। डेरिवेटिव मतलब टर्निंग का मतलब ही क्या है, दिस टर्निंग का मतलब ही क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का जो रूट्स है वही है यहाँ पे टर्निंग का मीनिंग। तो dy बाई डी एक्स का अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 13, ठीक है। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, समझ आ रहा है मेरी बात? अच्छा, अभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का सोचना जरा ध्यान से, मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे मोनोटोनिसिटी समझा के भी दे रहा हूं। अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रूट आता है तब टर्निंग का पीछे में क्यों भाग रहा हूं आप समझोगे थोड़ी देर बाद, 1 मिनट रुको समझाने दो। अगर इसका ग्राफ ऐसे होता है तो हमें 3 टर्निंग मिलेगा। टर्निंग का मतलब क्या है, एक कर्व में टर्निंग आने का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का जितना रूट मिलेगा उतना ही तो टर्निंग होगा ना। टर्निंग का मतलब क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एफ डैश उस जगह पे 0 है। एफ डैश अगर 0 है किसी जगह पे, एफ डैश अल्फा इक्वल टू अगर 0 हो गया तो अल्फा इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल ना हो, कोई भी इक्वेशन हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट होगा ना अल्फा, अगर एफ डैश अल्फा 0 होता है तो। समझ आ रहा है क्या? तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि टर्निंग मतलब मुझे इस चीज का रूट्स एनालाइज करना है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ रूट्स अगर 3 है तो ग्राफ ये बनेगा, नंबर ऑफ रूट्स अगर 1 है तो ग्राफ ये बनेगा। अभी इसका नंबर ऑफ रूट में जज करना है, तो इसका नंबर ऑफ रूट जज करने के लिए इसका ग्राफ बनाना जरूरी है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा क्या, तब 3 रूट आएगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा। और अगर इसका ग्राफ जो है वो अगर डायरेक्टली इंक्रीज कर गया तब तो 1 रूट आएगा, अगर 1 रूट आएगा तब तो बात नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए मुझे इस क्यूबिक को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये सब, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, वही सब पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, बेसिक के बाद ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका इस क्यूबिक का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इसको वापस डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 22, ठीक है। तो आप इधर जो dy बाई डी एक्स है वो भूल ही जाओ। अभी आपका काम है बस इस क्यूबिक को एनालाइज करके ये देखना कि यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, मतलब इस क्यूबिक का नेचर कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है एक बार देख लो, है ना। ये इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है एक बार देख लो, ये इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है वो एक बार देख लो। अच्छा, इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है वो अगर मैं देख भी लेता हूं तो फायदा क्या होगा, फायदा होगा मैं आपको बताता हूं, धीरे धीरे मैं एनालाइज करना आपको सिखा दूंगा। ये जो अनऑफिशियल अभी चल रहा है, इसका रूट क्या आएगा एक बार निकालो। x का वैल्यू -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 इंटू 6 24 इंटू 22, लगभग ये प्लस मतलब उसी जोन में आएगा। या 24 इंटू 22 होता कितना है, 48, इधर भी 48 है ना, 8 5 to 8 और 144 672, मतलब कि ये आपका 26 के आसपास में मान लेता हूँ, लगभग 26 मान लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा ना। तो 26 माइनस 12 हो जाएगा 14 बाई 12, तो एक आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और दूसरा आ जाएगा क्या आ जाएगा दूसरा, एक तो हो जाएगा x माइनस 1 पॉइंट समथिंग इसका फैक्टर, और दूसरा आ जाएगा माइनस 38 बाई 12 दैट इज माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या पता चला इस पॉलिनोमियल के बारे में
कि माइनस 3 पॉइंट समथिंग से पहले वो इंक्रीज करेगा और 1 पॉइंट समथिंग के बाद भी वो इंक्रीज करेगा और इस बीच में वो डिक्रीज करेगा। और 0 पे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखो कितना आ रहा है, -13 आ रहा है। चलो तो अभी स्टार्ट होगा यहाँ तक, यहाँ पे तो वो इंक्रीज होगा। वैल्यू चेक कर लेते हैं। चलो -3 पे एक बार वैल्यू चेक करो तो क्या आ रहा है, -3 पे एक बार वैल्यू चेक करो तो क्या आ रहा है, -3 पे वैल्यू चेक कर सकते हो क्या इसका? काफी कुछ सोचना पड़ेगा यार। -3 पे अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो लगभग -27 इंटू 4 -108, फिर ये 9 54 -3, अच्छा तो -3 पे तो ये 66 हो जाएगा, -13 120, उधर 121 नेगेटिव आ रहा है स्टिल -3 पे। -3 पे नेगेटिव कैसे आ सकता है भाई? -3 पे तो हाँ -3 पे नेगेटिव आ रहा है स्टिल। अभी अगर मैं -1 पे चेक किया तो -1 पे अगर चेक किया मतलब ये यहाँ पे टर्न कर गया, -3 पॉइंट समथिंग में तो ये टर्न करेगा ना, तो फिर अगर नेगेटिव आ रहा है तब तो प्रॉब्लमेटिक सीन है, फिर तो प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाएगा नहीं। तो बोल के देना चाहिए यार इसका रूट्स कितना है, नहीं तो एनालाइज करने में बहुत समय चला जाएगा, फिर एक एक वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा अभी एग्जैक्टली। तो फिर अगर मैं -1 पे वैल्यू चेक किया तो -4 + 6 2 + 22, अच्छा पॉजिटिव आ गया। फिर ये क्या हो रहा है? तो -4 पे वैल्यू चेक करो तो -4 पे -64, 3 के बाद वो डिक्रीज कर रहा है ना, -3 पॉइंट समथिंग के बाद वो डिक्रीज कर रहा है। कैलकुलेशन करेक्ट हुआ ना भाई? किसी भी एक जगह पे कैलकुलेशन करेक्ट होगा। ये सवाल यहाँ पे क्यों आया यार, दिमाग खराब कर रहा है, इतना लंबा कैलकुलेशन। चलो वापस मैं करके देता हूँ कैलकुलेशन बहुत बड़ा इन्वॉल्व है यहाँ पे, समय वेस्ट करके फायदा नहीं, फटाफट बता देते आपको। नहीं आप इतना तक तो समझे ना कि -3 पॉइंट समथिंग तक ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो डिक्रीज करेगा। अभी -3 पॉइंट समथिंग में एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या है वो मुझे कौन बोलेगा? -3 पे -4 पे वैल्यू क्या है और -3 पे वैल्यू क्या है वो जज करना होगा। तो -4 पे वैल्यू क्या है, -64 इंटू 4 कितना होता है, -64 इंटू 4 -256 प्लस 6 इंटू -4 स्क्वायर तो ये 96 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 22 132 -13 तो ये 132, ये 232 से 228 ये नेगेटिव है, -4 पे नेगेटिव है। ठीक है -4 पे नेगेटिव है तो -3 से जब टर्निंग करेगा वो नीचे आएगा बट -1 पे हमें वैल्यू क्या मिल रहा है तो चेक करो ना। -1 पे -4 मिल रहा है, इधर +6 मिल रहा है, +22 मिल रहा है और -13 मिल रहा है। तो -1 स्टिल -1 आ रहा है, स्टिल -1 मतलब ये डिक्रीज, और 0 पे तो ये -13 आ रहा है, मतलब इसके बाद ये डिक्रीज करेगा, ऐसे आएगा इसका ग्राफ। फिर वो इंक्रीज कर रहा है, 1 पे क्या आ रहा है वैल्यू, 4 + 6 10 10 -22 10 -22 नेगेटिव आ रहा है, 1 पे भी नेगेटिव आ रहा है, 10 -22 -12 -13 1 तक तो ये डिक्रीज करेगा ना, 1 तक तो ये डिक्रीज सॉरी 1 पॉइंट समथिंग तक तो ये डिक्रीज करेगा, उसके बाद ये वापस इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करके ऐसे जाएगा, मतलब एक जगह पे कट मारेगा। अगर ये एक जगह पे कट मारता है तब तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन बन जाएगा यार। मतलब इतना सा हमने एनालाइज कर लिया, ये क्यूबिक का एक रूट आएगा, एक रूट मतलब इस ग्राफ में एक टर्निंग आएगा। अगर इस ग्राफ में एक टर्निंग आता है इस टू दी पावर 4 वाले पॉलिनोमियल में तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि y इक्वल टू mx प्लस c इज ए बाइटेंजेंट टू द कर्व, कैसे हो सकता है बाइटेंजेंट तो हो ही नहीं सकता यार, कंट्राडिक्शन ही सवाल गलत है। ठीक है, पॉलिनोमियल मेरे को क्यूबिक चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन का थॉट जो था वो मैं समझ गया, क्या थॉट था मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करो ना,
आप क्या करो, क्वेश्चन का थॉट मैं आपको बताता हूं। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही, बट ये पॉलिनोमियल गलत दिया, दूसरा कोई पॉलिनोमियल देना चाहिए था, दूसरा कोई बाई क्वाड्रेटिक देना चाहिए था जो कि इस पैटर्न में बन रहा है। नहीं तो बाई टेंजेंट पॉसिबल कैसे होगा इस नेचर में? क्या बाई टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है? बाई टेंजेंट मतलब ये y इक्वल टू mx प्लस c इसी कर्व के ऊपर, इसी कर्व का दो हिस्सा में टच कर रहा है। दो हिस्सा में टच तो तभी करेगा ना जब तीन टर्निंग आएगा, जैसे ऐसे दो हिस्सा में टच कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं हो सकता ये चीज, समझ आ रहा है क्या? और दो हिस्सा में टच कर रहा है। अगर मान लो ऐसे कोई क्यूब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दे देता हूं जो कि इस नेचर में है, आपने ये सब चेक करके आपको पता चला कि इस नेचर में है, उसके बाद अभी सॉल्व कैसे करना है देखो मैं बताता हूं कि यहाँ पे दो पॉइंट में टच कर रहा है इसीलिए बाई टेंजेंट बोल रहा है, और आपको मॉड ऑफ m प्लस c का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब निकालोगे कैसे? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर सकते हो। दैट इज x टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 35 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? mx प्लस c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं कर सकता हूं। अगेन मैं एक और काम कर सकता हूं ना, यहां से एक और काम कर सकता हूं कि अगर यहां पे अगर ऐसा सीन होता तो अगर ये लाइन इसको दो जगह पे टच करके जा रहा है तो डेफिनेटली यहां पे इसका रिपीटेड रूट एग्जिस्ट करता ना। y बराबर mx प्लस c को अगर इस जगह पे टच करके जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? रिपीटेड रूट होगा ना, डेफिनेटली इसका रिपीटेड रूट होगा यहाँ पे। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? ठीक है, क्योंकि इस टाइप ऑफ नेचर में आपको रिपीटेड रूट मिल ही जाएगा। अगर रिपीटेड रूट मिलता है, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हो आप? इसको इधर लेकर के जाओ, x टू दी पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 13 प्लस m इंटू एक्स प्लस 35 माइनस c, इस चीज को, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि अगर रिपीटेड रूट है तो अल्फा को ही रिपीट करा दिया, बीटा को ही रिपीट करा दिया, तो ये x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि रिपीटेड रूट आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर के रूप में ये एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसको एक्सपांड करोगे, कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो m और c का वैल्यू मिलेगा, देन आप m प्लस c का मॉडुलस निकालोगे। यही थॉट है सवाल के पीछे, बट एज यहाँ पे ये बाई क्वाड्रेटिक गलत दिया हुआ है तो इसको मैं गलत रेट करूंगा। बट मैं आप एक बार मेरे को याद दिलाना, मैं इस क्वेश्चन को सही करके अच्छा बाई क्वाड्रेटिक दे करके इसको वापस करा दूंगा आपको क्लास में। ठीक है, अभी के लिए कंसेप्ट आप समझ गए कि निकालेंगे कैसे, है ना? रिपीटेड रूट का कंसेप्ट है, काफी हेवी कंसेप्ट है, बट एज यहाँ पे एक सही बाई क्वाड्रेटिक लेंगे तो प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अदरवाइज इस केस में तो ये इस पैटर्न में बन रहा है, इस पैटर्न में, और इस पैटर्न में बाई टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप याद दिलाना, याद रखना, तो बता दूंगा आपको। चलो आगे चलते भाई, आगे चलते। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? y इक्वल टू mx प्लस c इज ए टेंजेंट टू द कर्व। नहीं, ये तो हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। एक कर्व आपके पास है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और दूसरा कर्व आपके पास है ऐसे gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अभी कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकता है इन दोनों कर्व्स के ऊपर? कितने प्रकार के पैरेलल टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं? माय गॉड, पैरेलल टेंजेंट्स का मतलब क्या है कि इसका एफ डैश क्या हो रहा है? ट्वाइस एक्स माइनस 1, और इसका जी डैश क्या हो रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। काफी हेवी क्वेश्चन है। एफ डैश पैरेलल टेंजेंट का मतलब क्या है कि इसका स्लोप जो आएगा, मतलब इस कर्व के ऊपर एफ डैश का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे जो आएगा वही एफ डैश का वैल्यू। बच्चे क्या, अच्छा बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं कि एफ डैश इक्वल टू जी डैश कर देते हैं, एक क्वाड्रेटिक बन जाता है और आंसर दे देते हैं कि ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। बट अब एग्जैक्टली देखो कि ये क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है।
कि एफ डैश और जी डैश कहां पे सेम होगा। एफ डैश और जी डैश कहां पे सेम होगा वो नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितने पैरेलल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। अभी ऐसा कोई एक्स का वैल्यू तो हो सकता है ना जिसको यहां पे पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, और ऐसा भी कोई एक्स का वैल्यू हो सकता है जो यहां पे पुट करने के बाद सेम वैल्यू दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ऐसे थोड़ी ना होगा कि दोनों जब इक्वल होगा, जो दोनों जब इक्वल होगा तब जो एक्स का वैल्यू मिलेगा उसके लिए तो ये दोनों सेम वैल्यू देगा ही देगा ना, ये तो क्लियर है। बट ऐसे भी बहुत सारे एक्स के वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं जिस एक्स के वैल्यू में डिफरेंट डिफरेंट, मतलब यहां पे जैसे कि मान लो इन दोनों को पहले सॉल्व करो, समझा नहीं पा रहा हूं, इन दोनों को पहले सॉल्व करो। 3x² - 12x + 11, तो 3x² - 14x + 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा ऑब्वियसली क्लियरली लग रहा है 0 वगैरह कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो हाँ देख एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, बच्चे ये समझ जाते कि पैरेलल टेंजेंट्स का मतलब एफ डैश और जी डैश को सेम कर दो, इक्वल कर दो, इसका 2 रूट आएगा तो 2 हो जाएगा आंसर। बट ये नहीं है, बोला है कितने पैरेलल टेंजेंट होगा। तो एफ डैश का वैल्यू, अगर किसी एक्स का वैल्यू अल्फा अगर मैं लेता हूं तो उसमें एफ डैश अल्फा बीटा मिलता है, और यहां पे कोई मैं एफ जी डैश का वैल्यू के लेता हूं जहां पे जी डैश का वैल्यू वापस बीटा मिलता है। तो अल्फा यहां पे पुट किया बीटा मिला आंसर, के यहां पे पुट किया तो बीटा मिला। हमें तो बीटा से मतलब है ना, अल्फा और के से हमें थोड़ी ना मतलब है। बीटा सेम आ गया मतलब दोनों का स्लोप सेम आ गया उस पॉइंट में, मतलब क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएगा। भले इसका इस पॉइंट में हो सकता है एक्स का वैल्यू यहां पे अल्फा हो सकता है, इसका यहां पे एक्स का वैल्यू के हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू तो डिफरेंट है ना। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एक्स के वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, जहां पे इधर तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एक्स का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है जिसके लिए आपको सेम पैरेलल टेंजेंट्स मिल सकता है। यहां पे तो आपको सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है फाइंड नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे पैरेलल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूं, मान लो यहां पे एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, एफ डैश 0 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। अभी यहां पे एफ डैश 0 क्या आएगा। अच्छा सिर्फ ये दोनों इक्वेट करने से नहीं होगा, स्लोप तो 0 भी होना, नहीं स्लोप 0 नहीं, स्लोप इक्वल होने से ही होगा, सिर्फ इक्वल करने से ही होगा। और यहां पे भी मैं -1 ला सकता हूं कहीं ना कहीं पे। जैसे कि मान लो आप अगर 2 पुट करते हो तो कितना आएगा, 12 24। हाँ जी डैश 2 का वैल्यू भी देखो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ये देखो एक एग्जांपल मिल गया ना कि एफ डैश 0 भी -1 आता है और जी डैश 2 भी -1 आता है, समझ में आ रहा है। तो एफ कर्व के ऊपर x = 0 पे जो टेंजेंट बन रहा है वो डेफिनेटली इसी कर्व के ऊपर x = 2 पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका पैरेलल होगा ना। ऐसा और भी तो वैल्यू हो सकता है जो यहां पे पुट करने के बाद जो बीटा वैल्यू देगा, और ऐसा x का और डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है जो यहां पे पुट करने के बाद x का सेम वैल्यू देगा, बीटा ही देगा, तो पैरेलल टेंजेंट वापस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस तरीके से हम आंसर यहां पे 2 कमेंट नहीं कर पाएंगे, आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, समझ में आ रहा है ना। गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है ना, हैवी क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझो, ठीक है, ध्यान से समझो ये सारी चीजों को, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और सारी चीज आपको बताते हैं। ध्यान से सोचने का प्रयास करना, अगर डाउट्स वगैरह है तो जूम में पूछना और अच्छे से डिस्कस करके दूंगा उधर। समझ आ रहा है क्या, ध्यान से पूछना, ठीक है। ये क्वेश्चन याद करके पूछना, मैं तो भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा, आज अभी पढ़ा के जो जाऊंगा और याद ही नहीं रहेगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को पकड़ पकड़ के पूछने के लिए, बोल के भी दे रहा, भूल जाऊंगा मेरा गलती है। अगर भूल रख देता तो कभी भी आपके सामने नहीं बोलता कि आप याद दिलाना, मैं ही याद कर लेता। बट बोल रहा हूँ कि भूल जाऊंगा क्योंकि विश्वास नहीं है, हजारों काम है सर पे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये समझ नहीं आया बोलना, उधर और अच्छे समझा के दूंगा, ये तो याद करना ही करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस। अच्छा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया है, इंटरसेक्ट y एक्सिस। तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां पे करेगा, जहां पे x 0 को, तो x अगर 0 पुट कर देते तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। y का वैल्यू अगर 3 आ गया तो 0,3 पे आपको टेंजेंट निकालना है। तो 0,3 पे अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो डिवाइड बाय dx करके 0,3 पे आप स्लोप निकाल दो और फिर टेंजेंट निकाल। ये क्वेश्चन क्यों दिया मैं यहाँ पे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्यों लिया, इसको लेने के पीछे क्या कारण है। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको रुको,
देखो 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 देखो, ये तो ऑर्डिनरी तरीका तो मैंने आपको बता दिया ना। अभी कोई होशियार बच्चा अगर है और वो अगर कुछ ऑब्जर्व कर लेता है यहाँ पे, तो बहुत जल्दी वो कर लेगा क्वेश्चन को। जरा ध्यान से देखो, 0,3 पॉइंट पता चल गया। स्लोप निकालने के लिए आप बहुत लंबा डिफरेंशिएशन करोगे, बट वो नहीं करेगा। ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूं आपको। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है। ये क्या है? इवन फंक्शन है। ये क्या है? इवन फंक्शन है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा इवन फंक्शन है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो चारों इवन फंक्शन का समेशन भी क्या होगा? इवन फंक्शन होगा ना। अगर ये इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। नोट याद है? थियरी वाला नोट। डेरिवेटिव अगर कर देंगे, x इक्वल टू 0 अगर डाल देंगे तो f डैश 0 डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 0। कोई भी इवन फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 होता है। नोट याद है? नोट पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 पे, थियरी पे दिया गया है शीट में नोट, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन। लेकिन मैं भी समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे लेने का क्या जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन तो बता रखा है बहुत सारा। तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे 0 पे पूछ रखा है, इंटरसेक्ट y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव इसका 0, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो f डैश 0 0 और पॉइंट y माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट का y इक्वल टू 3। जहां पे बाकी दुनिया यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने में पूरा लगभग 2 से 3 मिनट गवाएगा, उसी जगह पे आप बस 10 सेकंड के आंसर ये उस नोट को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन वाला कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? तो वही बहुत फायदा हो जाता है, समझ आ रहा है ना? इसीलिए बोल रहा हूं कि चीजों को ध्यान से समझ के रखो। ठीक है, आगे देखते चलो। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The tangent at P for y square equal to x cube is drawn meeting the curve at Q. If O be the origin, then find m of OP by m of OQ. तो ये है आपका कर्व, है ना? टेंजेंट मान लेते कर्व ऐसे है, कुछ भी कर्व का कोई अता पता है नहीं। एट P पे कोई टेंजेंट बनाया, is drawn meeting the curve again at Q. P पे जो टेंजेंट बनाया वो कर्व को Q पे मीट करता है, तो OP बाई OQ का रेशियो निकालना है। OP बाई OQ का रेशियो निकालना है, स्लोप ऑफ OP और स्लोप ऑफ OQ का रेशियो निकालना है। तो P पॉइंट अगर आप वो कर लोगे, बेसिकली P पॉइंट अगर आप एज्यूम कर लोगे h कॉमा के, जहां पे आप टेंजेंट बना रहे हो, तो स्लोप निकल जाएगा h कॉमा के पे, फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। फिर Q पॉइंट आप कैसे निकालोगे? P पॉइंट अगर एज्यूम कर लोगे तो डेरिवेटिव निकाल के एट दैट पॉइंट P h कॉमा के आप स्लोप निकाल दोगे, फिर पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, है ना? फिर आप Q पॉइंट कैसे निकालोगे? कि आप कर्व को और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फिर स्लोप सॉल्व करने वाले हो, सॉल्व करके आप क्या Q निकालोगे, फिर m ऑफ OP और m ऑफ OQ निकालोगे। क्या ये भी तो एक प्रोसेस हो सकता है ना? सोच सकते हैं ना हम इस तरीके से, ये भी एक आर्गुमेंट होगा। बट क्या हम ऐसे करेंगे? क्या बिल्कुल नहीं। तो यहां पे देखो, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन से डरते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम हमेशा एक ही इंसान के पास जाते थे, और वो कौन है? पैरामेट्रिक। वो कौन है? पैरामेट्रिक। तो डायरेक्टली पैरामेट्रिक यूज करो, आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो अभी बोला है जो मेथड, उससे आंसर नहीं मिलेगा कि पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, इस पे h को के मान के, एंड देन कर्व के साथ सॉल्व करके Q पॉइंट निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, बट लंबा होगा। पैरामेट्रिक आपको समय बचाएगा। याद है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना लंबा होता था? वही चीज मैं बोल रहा हूँ, फायदे पे रहो। समझ में आ रहा है ना? तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका पैरामेट्रिक क्या हो जाएगा? पॉइंट। x को अगर t स्क्वायर रख देता हूं तो y क्या आ जाएगा? t क्यूब आ जाएगा ना? तो t स्क्वायर कॉमा t क्यूब इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा? इसको t1 स्क्वायर कॉमा t1 क्यूब मान लेते हैं, ठीक है? और इसको मान लेते हैं t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब। याद आ रहा है पैराबोला वगैरह? बस याद आने से ही हुआ, पढ़ोगे तभी तो याद आएगा। m ऑफ OP डिवाइडेड बाई m ऑफ OQ क्या हो जाएगा? OP का स्लोप क्या होगा? t1 क्यूब डिवाइडेड बाई t1 स्क्वायर, और OQ का क्या होगा? t2 क्यूब डिवाइडेड बाई t2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा t1 बाई t2, मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है? t1 बाई t2 निकालना है। अभी लगाओ अपना टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट, अभी हुआ क्वेश्चन इंटरप्रेट।
तो इस चैप्टर में भी आपको पैरामीट्रिक बहुत हेल्प करने वाला है गंदे क्वेश्चंस में, याद रखिएगा। समझ आ रहा है ना? चलो, मुझे बस रिकॉल कराना और याद कराना, अलग अलग सॉल्यूशन का तरीका बताना, वही मेरा काम है। जितना अलग अलग तरीका मैं आपका दिमाग में फिट कर दूंगा उतना आप स्मार्ट बन जाओगे, ठीक है। तो आगे देखो, ये हो गया आपके पास m ऑफ OP बाई m ऑफ OQ, ये क्लियर है। अभी आप ध्यान से सोचो कि आप क्या कर सकते हो कि P पे टेंजेंट लिखो, P पे टेंजेंट लिखो, क्या होगा, डिवाइड बाई dx क्या होगा, कर्व पे y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब है ना, ट्वाइस y, y1 इक्वल टू थ्राइस x स्क्वायर होगा, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई ट्वाइस y, तो पॉइंट क्या है, t1 क्यूब और t1 स्क्वायर है ना, तो डालो यहाँ पे, तो t1 स्क्वायर टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ट्वाइस t1 क्यूब है, तो ये आ जाएगा 3t1 बाई 2 आ गया स्लोप। तो पॉइंट इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा रे, y माइनस t1 क्यूब इक्वल टू 3t1 बाई 2 इंटू x माइनस t1 स्क्वायर। क्लियर है? और आगे जाकर के यही टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है, t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब से पास कर रहा है, तो ये हो गया t2 क्यूब, सेटिस्फाई करेगा ना t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब, बस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। क्लियर है? फैक्टराइज कर देते हैं, t2 माइनस t1 इंटू t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर इक्वल टू 3t1 बाई 2, और इधर आ जाएगा t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2, तो या फिर t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 लिख सकते, अच्छा t2 माइनस t1 ही तो आएगा, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि t1 और t2 तो नॉन जीरो है ना, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो, मतलब t1 माइनस t2 नॉन जीरो है ना, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो t1 और t2 सेम पॉइंट होता है ना, अरे t1 t2 अगर इक्वल हो गया तो सेम पॉइंट हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेट में कितना क्वेश्चन कराया है ये सब का। तो अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 प्लस 2t1 स्क्वायर इक्वल टू 3t1 स्क्वायर प्लस 3t1 t2, तो 3t1 स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर कितना आएगा, t1 स्क्वायर आएगा, 3t1 t2 माइनस 2t1 t2 कितना आएगा, t1 t2 आएगा, और माइनस करके यहाँ पे 2t2 स्क्वायर लेके चले जाएंगे। अभी आपको क्या निकालना है, t1 बाई t2 निकालना है ना, तो डिवाइड कर दो t2 स्क्वायर से, तो t1 बाई t2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 हो गया, और माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अभी इसको x मान के क्वाड्रेटिक सॉल्व करके t1 बाई t2 का आंसर लिख दो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो वही चीज है आपको एग्जैक्टली, ठीक है, दो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना यार, अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम से अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, और जितना बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, और आपको सिर्फ मैं जो सिखा रहा हूं उसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं रखना, अगर खुद और कुछ सोच सकते हो तो सोचो, सोच करके मेरे साथ डिस्कस करो, है ना, वही वो चीज है जो आपको आगे लेकर के जाएगा, सोचना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल बिटवीन कर्व्स निकालने बोल रहा है, एक तो सिंपल हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और एक आपका वो दे रखा है फोलियम, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे ना हम लोग, वही चीज दे रखा है। तो ध्यान से देखो, फोलियम y स्क्वायर इक्वल टू x, सॉरी एक है y स्क्वायर इक्वल टू x और एक है फोलियम डिस्कटिस का, ठीक है। ये क्या था, कर याद है आपको, ऐसे था ना, ठीक है, ऐसे था ये कर, ठीक है, और जो y स्क्वायर इक्वल टू x है वो क्या है, कुछ ऐसे था। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है भगवान जाने, जीरो पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, बट आपको बोला है कि जीरो के अलावा, अदर देन जीरो, जीरो के अलावा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उधर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, y टू द पावर, सॉरी y स्क्वायर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो y टू द पावर 6 प्लस y क्यूब इक्वल टू y3 y क्यूब हो जाएगा, तो y टू द पावर 6 माइनस 2 y क्यूब इक्वल टू 0, तो y क्यूब का वैल्यू या तो 0 होगा या तो y क्यूब का वैल्यू 2 होगा। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि अदर देन 0,0 बोला है, तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 1/3 हो जाएगा y का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, दैट इज 2 टू द पावर 2/3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/3, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया ना, जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ऐसा, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उधर आपको क्या करना है, अभी
एंगल निकालना है बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। तो पहला कर्व को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल दोगे एट दैट पॉइंट, फिर सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल दोगे एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो m1 f2 आपको मिल जाएगा। m1 f2 अगर मिल गया तो आप tan थीटा लगा दोगे, इक्वल टू फॉर्मूला लगा दोगे m2 minus m1 by 1 plus m1 m2, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है? बस इसी के साथ साथ खत्म हुआ हमारा, और तो नहीं बताएंगे कुछ, ठीक है। सफिशिएंट एग्जांपल मैंने करा दिया मेरे हिसाब से। अभी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करो, अभी डिस्कशन का बारी है, अभी डिस्कशन करेंगे तो क्लियर होगा और चीज, ठीक है। और अगर मैं करके दे दूंगा तब तो आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना, आपका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो अभी मैंने सफिशिएंट लगभग 50-60 क्वेश्चन मैंने करके दे दिया, है ना। 110 क्वेश्चन था शायद ऐसे ही एक्सरसाइज 1-3 मिला के। तो ध्यान से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए आराम से, जो प्रॉब्लम से जो डाउट्स है वो आराम से अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो खत्म हुआ टेंजेंट नॉर्मल हमारा। नेक्स्ट पार्ट 3 शुरू होगा, मोनोटोनिसिटी। तो आप प्रॉपर्ली अभी शीट को सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1-3 में आपको लगभग पूरा 109-10 क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, और एकदम एक्सरसाइज 1 and 3 एक ही साथ मर्ज किया हुआ है। उसका जो लास्ट पेज है ना, उसमें बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। ये जो भी 4-5 क्वेश्चन आखिरी उठाया वो लास्ट पेज से उठाया, लास्ट पेज में बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अभी भी मैंने देखा। तो उसको प्रॉपर्ली आप कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट पेज को बहुत एफर्ट के साथ आप अटेम्प्ट कीजिए तो बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। तो और बाकी पूरा शीट को तो अटेम्प्ट करना ही है ना। तो और उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है एक्सरसाइज 1-3, फिर आप प्रीवियस ईयर कीजिए एंड शीट को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो डिस्कस किया जाएगा एक एक क्वेश्चन आपके साथ, बट अभी पूरा लेक्चर देख करके पहले नोट्स बना करके सारी चीज दिमाग में नोट में फिट करना है। जो डाउट्स है वो क्लास में पूछ लेना या फिर फोन करके पूछ लेना, और फिर शीट पे बैठ जाना है और सारे एफर्ट्स लगाना है शीट पे, उसको कंप्लीट करना है। फिर वो कंप्लीट करने के बाद एक और बार रिवीजन हुआ तो पूरा चीज सेट होकर के दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। क्लियर? इसी के साथ साथ आज का क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, अलविदा। और आगे हम अगला पार्ट शुरू करेंगे मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अलविदा।